मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के एक बहुत ही मजबूत सिपाही हमारे ज़िला अध्यक्ष समीर साजिद भाई, हमारे युवा अध्यक्ष मुंशी पटेल साहब, हमारे को जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि एक संगठन कैसे बनाए रखना चाहिए, वो हमारे प्रभाकर पाढ़े साहब, औरंगाबाद ज़िले के अलग अलग तालुकों से आए हुए हमारे तालुका अध्यक्ष, जिनका नाम मुझे आज तक कभी पता ही नहीं चला कि उनका नाम शेख रईस है। मैं उन्हें अखिल दादा नाम से ही जानता हूँ। सोएगांव तालुके के हमारे गंगापुर का हमारा एक बहुत ही मजबूत सिपाही, जो बहुत ईमानदारी के साथ अपनी पूरी टीम के साथ गंगापुर में मजलिस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, वो हमारे राहुल वानखेड़े साहब, अखिल कुरैशी साहब बैजापुर के जब अपना भाषण दे रहे थे और वो बता रहे थे कि किस तरीके से कुछ नहीं रहते हुए भी एक नए चेहरे, एक नई पार्टी को लोगों तक के बीच तक लेकर जाने के लिए जो मेहनतें वो कर रहे थे, उनका एक एक शब्द, उनका एक एक लफ्ज़ जो था वो बिल्कुल सही था। हमारे नौजवान साथी अपने अंदाज में काम करने का जिनका अपना तरीक़ा है, कन्नड़ तालुका के हमारे सदर सलीम शाह साहब, फुल्दाबाद के हमारे जनाब मजीद मनियार साहब, बैजापुर शहर के सदर हमारे वसीम खान साहब, कन्नड़ के शहर सदर इरफान खान साहब, औरंगाबाद ग्रामीण तालुका के सदर हारून भाई, जिन्होंने कुछ ही महीने पहले एनसीपी को बाय बाय करके मजलिस में शामिल हुए, वो हमारे जावेद पटेल साहब और उनकी पूरी टीम, हमारे यूथ के प्रेसिडेंट असरार भाई, हमारी एक बहन जिसको कहीं पर भी मजलिस का कुछ प्रोग्राम हो, कोई आए ना आए, मोनिका मोरे ज़रूर वहाँ पर मौजूद रहती है, हमारे विलास बापू मनगटे साहब, जब आपका मैं भाषण सुन रहा था और मेरे बारे में आप जो बात कर रहे थे, आज इस मुल्क को, इस देश को सबसे ज़्यादा अगर किसी बात की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है कि इम्तियाज़ जलील को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि विलास की जात क्या है, विलास का धर्म क्या है, और विलास ये को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ करके। ये बड़े ही अफसोस की बात है कि आज जिस हालात से ये मुल्क गुज़र रहा है, जहाँ जात, धर्म और मज़हब बाकी सब मुद्दों से बड़ी हो चुकी है, जहाँ जाति, धर्म, मज़हब के नाम के ऊपर आज इंसानों का खून बहाया जा रहा है, वहाँ पर अगर हम इंसानियत का अगर पैगाम दे रहे हैं, अगर इंसानियत के लिए हम काम कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इससे बढ़कर कोई अच्छा काम हो नहीं सकता है। आज यकीनन आपको अपने संगठन के बारे में, पार्टी को और मजबूत कैसा करना है, इसके बारे में पिछले काफ़ी महीनों से ये चल रहा था। समीर साहब लगे हुए थे कि एक हमें ये मीटिंग लेना है। एक दिक्कत आप लोग ये भी समझ लीजिएगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, या यूं कहिएगा कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम समाज का पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक ही खासदार है और उसका नाम इम्तियाज़ जलील है। वह आप लोगों ने तो अगर कोई नागपुर, नंदुरबार हो, पूना हो, जलगांव हो, भुसावल हो, कहीं पर भी महाराष्ट्र के किसी भी कोने के अंदर किसी को अगर कुछ होता है तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे हक का अगर कोई लीडर है तो मैं उसको आवाज़ दूं, उसको कॉल करूं, उससे बात करूं। तो हर रोज़ मैं कितने फ़ोन अटेंड करता हूँगा मुझे भी नहीं पता है। जितने कर सकता हूँ उतने करता हूँ, जो रह जाते हैं वो रह जाते हैं। लेकिन आज ये कैसे और क्यों मुमकिन हुआ है?
2014 के अंदर जब मैंने 12 साल की अपनी पुणे की जिंदगी एक पत्रकार की हैसियत से जब छोड़कर औरंगाबाद को सितंबर के महीने में आया, सितंबर 2014 के अंदर, अक्टूबर 2014 के अंदर इलेक्शन होने वाला, शायद ही कोई एक बेवकूफ आदमी हो सकता है जो 12 साल पुणे में जिंदगी गुजारने के बाद 1 महीना पहले औरंगाबाद में आता है और कहता है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। उस वक्त लोग हंसते भी थे, मजाक भी उड़ाते थे, कहीं ना कहीं इल्जाम भी लगाते थे कि इलेक्शन जीतने के लिए नहीं आए हैं, किसी को जिताने के लिए आए हैं। बहुत सारे अपने लोग भी थे जो उंगलियां उठाकर ये इल्जाम लगाते थे कि नहीं, कुछ ना कुछ तो हुआ है। 1 महीना पहले आके कहेंगे कि अगर एमएलए हो जाए। लेकिन हमने उस वक्त लोगों से क्या कहा था? हमने लोगों से सिर्फ यही कहा था कि एक मर्तबा हमको अपनी ताकत को समझ में आए, देखे तो सही। हमने इतने सालों तक हर राजनीतिक पार्टी को वोट दिया, उनका साथ दिया। मजलिस तो पहली मर्तबा 2014 के अंदर आई, तो हम किसको वोट देते थे? वही सियासी पार्टियों को जिन्होंने हमेशा आपको यह कहा था कि हम आपके सुख दुख के अंदर खड़े रहेंगे, आपका साथ देंगे। लेकिन ये सिर्फ जुमले निकलते थे। जब वक्त आता था, जब जरूरत पड़ती थी, तो सब मुंह फेर लेते थे। 2014 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की वो दीवानगी, वो जुनून, वो जोश, वो जज्बा था जिसने एक ऐसे मोजेजे को जन्म दिया था कि लोगों को यकीन नहीं होता था कि औरंगाबाद जैसे शहर से, जिसकी पहचान यह हो चुकी थी कि यहां पर हर छोटी छोटी बात के ऊपर दंगे होते हैं, जाति धर्म के नाम के ऊपर समाज के बीच में दरारें पैदा होती है, दीवारें तैयार खड़ी हो जाती है, वहां से एक एमआईएम का एमएलए चुनकर आ जाता है। 5 साल जैसा भी काम किए, जितना भी काम किए, पूरी ईमानदारी के साथ काम किए, एक आमदार की हैसियत से। ये नहीं देखा कि मेरे पास आने वाले का धर्म क्या है, उसका मजहब क्या है, उसकी जात क्या है। हर एक जो आया, जितना मुझसे बन सका मैंने काम किया। और फिर जब 5 साल के बाद दोबारा मौका आया तो इससे ज्यादा इल्जाम 2019 के अंदर लगाए गए। हमारे अपने बड़े बड़े कौम के बड़े बड़े अपने आप को सियासतदान कहने वाले लोग, बड़े बड़े कि सियासत हमसे सीखो, हमसे ज्यादा सियासत कौन जानता है, कहते थे कि कैसे मुमकिन होता है 38-40 साल पहले आखिरी एक मुस्लिम एमपी यहां से चुनकर आता है, तकरीबन 40 साल पहले। इन 40 सालों के अंदर ऐसा क्या हुआ? इन 40 सालों के अंदर यही हुआ कि जो लोग मुझ पर उंगलियां उठाते थे, मुझ पर इल्जाम लगाते थे कि नहीं ये जीतने के लिए नहीं जिताने के लिए आया था, उन्होंने इस पूरी कौम को एक गुलाम बनाकर रख दिया था कि नहीं, तुम्हारा काम से वोट देने का है, तुम जिंदगी भर जीत के आ नहीं सकते हैं, तो क्यों मेहनत कर रहे हो, क्यों कोशिश कर रहे हो? तुम्हारा काम तो बस इन्हें वोट देना है। नेता कोई और होता था और हम लगे हुए हैं। कभी किसी ने यह कोशिश भी नहीं की कि हम अपना सांसद, अपना खासदार, अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम भी चुनकर ला सकते हैं। हमने कहा कि नहीं, ये कोशिश हम जरूर करेंगे। मुझे याद है असद साहब ने जब मीटिंग ली थी, हमारे अपने लोगों ने उनसे कहा था कि नहीं साहब, 1.5 लाख 2 लाख वोट से ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे। हमारे अपने लोगों ने
जब हैदराबाद में मीटिंग हुई, असद साहब ने मुझसे पूछा, गांव कितने हैं तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? मैंने कहा नहीं पता। पोलिंग बूथ कितने हैं? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। जाति का समीकरण क्या है, कितने हैं अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के? नहीं मालूम। फिर जीतेंगे कैसा? मैंने कहा कि साहब कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह कोशिश करने वालों की हार नहीं। अगर हम उस वक्त कोशिश नहीं करते, अगर हम उन लोगों के सिर्फ इस वजह से हम पीछे हट जाते कि कोई मुझ पर उंगली उठा रहा है, आप सोचिए, आप तसव्वुर करिए, अपने आप को यह समझिए कि आप इम्तियाज जलील हैं। मैं जीत गया, यह तो अल्लाह का लाख लाख करम है, लेकिन खुदा ना करे अगर हारता तो जिंदगी भर वो लोग ताना कसते, एक धब्बा मेरे ऊपर लगाते और ये कहते कि हम तो पहले से कह रहे थे कि ये जीतने के लिए नहीं, किसी को जिताने के लिए आया है। मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगाया था 2019 के अंदर, ये जानते हुए कि अगर कोई गलत फैसला आया, अगर मेरी जीत नहीं मिली मुझे, तो जिंदगी भर एक ठपका मेरे ऊपर लगा रहेगा कि नहीं, ये तो मैनेज हो गए थे, ये किसी को जिताने के लिए आए थे, ये अपने मकसद में कामयाब हो गए, इतने करोड़ में डील हो गई, इतना पैसे का लेन देन हो गया। नहीं होता था। सोचिए आप, उसके बावजूद भी हम उतरे मैदान में और यही दीवानों की फौज थी, यही दीवाने थे जिनके अंदर एक जज्बा था, एक जोश था कि नहीं, इस बार मैंने पिछले कई सालों से अहले गैरों के लिए काम किया है, अब इम्तियाज जलील मेरा भाई है, अब उसके लिए पूरी ताकत लगा दूंगा मैं। कितना पैसा? बिल्कुल सही बोले अखिल भाई ने, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन मुझे मालूम है कि आप लोगों के अंदर एक जिद थी, और वो जिद ये थी कि इस बार के नतीजे जब आएंगे तो इंशाअल्लाह हम भी जश्न मनाएंगे। और वो हुआ। अब आज विलास बाबू साहब ने जो बात कही है, आज मैं पार्लियामेंट के अंदर कितने एमपीज हैं, लोकसभा के अंदर 550 एमपीज, राज्यसभा के एमपीज, जब एक एक एमपी करोड़ों की गाड़ी के अंदर आता है, करोड़ों रुपए की गाड़ी के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जब एंटर होता है, किसी सिक्योरिटी गार्ड से, किसी शख्स से पूछ लो कि ये एमपी कौन है जो 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, 4 करोड़ की गाड़ी में से उतर रहा है, वो कहेगा मुझे पता नहीं है। और वहां पे किसी से भी पूछ लो कि ये कौन है, तो बताएगा ये औरंगाबाद के एमपी। ये क्यों हुआ है, कैसे मुमकिन हुआ है? इन 9.5 सालों के अंदर कोई एक मुद्दा बताना कि जिसके लिए हमने इंसानियत से हटकर सिर्फ जाति, धर्म का, मजहब का। हाँ, इम्तियाज जलील जब मेरे शहर का नाम बदल रहा, मैंने आंदोलन किया, 21 दिन चलाए, क्योंकि मेरी सोच यह है कि 400 साल पहले क्या हुआ था, सही था, गलत था। आज लेकिन
400-500 साल पहले इतिहास के अंदर क्या हुआ है, उसको मुद्दा बनाकर सिर्फ समाज के बीच में दरारें पैदा करने का जो काम किया जा रहा है। आज किस दौर से हम गुजर रहे हैं, किस दौर से हम गुजर रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं है। ट्रेन में बैठकर मुसाफिर जा रहा है, उसकी मंजिल कहीं और है, लेकिन पहुंच कहां रहा है। सोचे है आपने कि उसकी मंजिल कहां थी, कहां जाना चाह रहा था वो, और कहां चला गया। और इसके बावजूद भी कोई बोलना नहीं चाहता है। मणिपुर हमारे इस मुल्क का हिस्सा है, मणिपुर हमारे देश का एक हिस्सा है, मणिपुरी हमारे ही लोग हैं। कैसा कत्लेआम, कैसा वहां पे बर्बरियत हो रही है, किस तरीके से बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ बलात्कार करके हत्या कर दी जा रही है। मुल्क के वजीर आजम पूरी दुनिया के अंदर घूमते हैं, पूरी दुनिया में भाषण देते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के चौखट तक आते हैं, मीडिया से बात करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट को और मुल्क को जवाब नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जान की कीमत कितनी हो गई है, कितनी हो गई है। ना अखबारों की सुर्खियां बनते हैं, ना टेलीविजन के ऊपर खबर बनती है कि एक इंसान मर गया है, उसे मार दिया गया है। कोई नहीं। आज हमने जितने मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो किसानों के हो, नौजवानों के हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, अस्पतालों का मुद्दा हो, ये किनसे ताल्लुक रखते हैं? ये आम लोगों से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है, जिन्हें ऐसा लगता है कि मैंने इतने साल अपने नुमाइंदे को चुनकर भेजा दिल्ली, लेकिन कभी आवाज सुनाई नहीं दी। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि आज हमारी इस महफिल के अंदर कितने हमारे हिंदू भाई भी आज इस महफिल के अंदर है, तो वो इस वजह से कि हमने इंसानियत के लिए काम किया है, हमने जात के लिए, धर्म के लिए काम नहीं किया। आज मुझे मालूम है कि 2024 कुछ ही महीने बचे हुए हैं और पूरी ताकतें लगी हुई है, पूरी ताकतें लगी हुई है कि यहां पर 2019 में जो हुआ वो 2024 में दोहराया नहीं जाना चाहिए। और मैं उनको आज ये कहता हूं कि 2019 में जितना बड़ा जश्न हुआ था, उससे बड़ा जश्न 2024 में हुआ। सलीम भाई, आप कह रहे थे कि बहुत लोग लगे हुए हैं करके, मैं आपको इशारों में ही बोला, अरे चल रहे बहुत आते थे। तकलीफ उन्हें इसी बात की है कि है दो ही, लेकिन वहां नाक में दम करके रखे। सोचो, 2 के जिस दिन 5 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, और वो पतंग का इंसिडेंट है ना, पतंग ही उड़ी ना। लेकिन ये है, मुझे जब हमारे तालुका अध्यक्ष लोग कह रहे थे, उनकी कुछ शिकायतें भी थी, जैसा अखिल भाई ने कहा कि हमको अभी तक आपके कदम नहीं लगे हैं, हमको आपकी सभा चाहिएगा करके। किसी ने कहा कि हमारी मेडिकल टीम जो है वो नहीं वो करते हैं। देखिए, मैं खुद ये बात बताता हूँ, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं
कि मेरा फोन मेरे पास होता है, मैं मेरा फोन किसी 2 पीएस को लेकर 2 पीए के हाथ में फोन देना और वो फोन पीए उठाना, मैं आपका फोन अगर आया तो आपका फोन मैं खुद उठाता हूं। अब उसमें यह हो सकता है कि कुछ फोन रह जाते होंगे, अब जैसा मेरा फोन वहां पर है, अगर कोई अगर किसी ने मुझे फोन किया और कहा कि मैंने तो आपको फोन कर रहा था, आपने मेरा फोन उठाया नहीं, मैं 4 बजे से 5 बजे तक के बीच में आपको लगातार फोन करते रहा, आपने फोन उठाया नहीं। यही चीज समीर साजिद के साथ के ताल्लुक से हो सकती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी टीम है यहाँ पर, और मुझे फख्र है कि अपने इस शहर से, इस जिले से, कि आप किसी को भी फोन कर दें। ये जरूरी नहीं है कि आपने समीर को ही फोन किए तो आपका काम होगा, आप किसी को भी फोन कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मजलिस को चाहने वाले हैं उनके सीने के अंदर एक दिल है जो धड़कता है, और उनके तकलीफ अगर किसी को होती है तो वो भी आगे बढ़कर काम करते। मैंने आप लोगों को मालूम होगा कि अब ये जो आज हम लोगों ने यहाँ पे कार्यकर्ता मेड़ावा ऑर्गेनाइज किया है, एक तो मकसद ये था कि आप लोगों के साथ गुफ्तगू करूं, आप लोगों से मुलाकात करूं, आप लोगों के साथ कुछ वक्त बिताऊं। उसके बावजूद भी मैं ये कहता हूं कि देखिए, हमारे और आपके हाथ में क्या है, हम लोग क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग ईमानदारी के साथ मेहनत कर सकते हैं। उस वक्त 2014 में, 2019 में और 2024 के लिए भी मैं वही बात दोहरा रहा हूं जो पिछले 2 मरतबा दोहराया था कि अगर इम्तियाज जलील की नीयत साफ होगी तो अल्लाह उसके लिए रास्ते जरूर बनाएगा। फिर कितनी भी ताकतें आ जाए, फिर कितनी भी साजिशें रची जाए, कोई ना कोई तो रास्ता अगर नीयत साफ है तो अल्लाह जरूर बनाता है। इसमें हमारा काम यह है कि हम सिर्फ मेहनत करें, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करें। आज मुझे जाती तौर के ऊपर इस बात की खुशी होती है जब मैं उन गरीबों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करता हूं। आदर्श का घोटाला, आदर्श पथ संस्था का घोटाला, कितने महीनों से जिनके 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए, 10 लाख, 15 लाख जिंदगी भर की कमाई वहां पर पड़ी हुई, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं तो पुलिस स्टेशन में कोई दखल नहीं ली जा रही, डीडीआर के ऑफिस के अंदर कोई दखल नहीं ली जा रही है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या वजह है कि इम्तियाज जलील मैदान में उतरता है और 3 दिन के अंदर उसका चेयरमैन भी गिरफ्तार हो जाता है और 4 डायरेक्टर भी गिरफ्तार हो जाते हैं। क्यों होता है? इसलिए कि इम्तियाज जलील के पास एक ओहदा है और ये लोग गरीब हैं, इनकी कोई आवाज नहीं है, इनकी कोई पहचान नहीं है, इनकी कोई ताकत नहीं है। अरे इम्तियाज जलील से अगर तुम डर रहे हो तो सुनो, इम्तियाज जलील को बनाने वाले यही गरीब लोग हैं जिन्होंने मुझे दिल्ली तक पहुंचाया है। और अगर इनकी तकलीफ अगर आज कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, मैं आपके पास आने से पहले अभी सूबेदारी गेस्ट हाउस के अंदर एक मीटिंग लेकर आया हूं। जो चेयरमैन है उसके बेटे दोनों फरार, दूसरे बड़े बड़े डायरेक्टर्स जिन्होंने करोड़ों रुपया पैसा लेकर भाग गए हैं और उन्हें लग रहा है कि पैसे के अंदर इतनी ताकत है कि हम हर एक को खरीद सकते हैं। मैंने आज ऐलान करके आया हूं कि पुलिस वालों को 5 दिन का टाइम दे रहा हूं, गिरफ्तार करो, नहीं तो देखो कैसा हल्ला मचाता हूं। 5 दिन के अंदर। कुलकर्णी साहेब आईबीचे आमचे मित्र आहे, ते ऐकायला येतं मजा, काय बोलणार पोलिसांना सांगून द्या 5 दिवसामध्ये त्याच्या परिवाराला आणि त्याच्या सगळ्या डायरेक्टर्सला अरेस्ट नाही केलं तर बघा इम्तियाज जलील काय असणार आहे 5 वर्षात। मैंने उनको वादा किया, मैंने उन्हें के गरीब
उस मां को, उस बहन को, उस बेटी को, एक बच्ची जिसने मुझसे कही कि अंकल प्लीज हेल्प अस। मैंने कहा कि बेटा तुम क्या करती हो? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रही है, सीए का कोर्स कर रही है। मैंने उससे कहा कि, उससे पूछा मैंने कि पिताजी क्या करते हैं? तो पीछे खड़ा हुआ शख्स, उसका बाप ऑटो रिक्शा चलाता है, ऑटो रिक्शा चलाता है, बच्ची को सीए तक करवाया है। चिंचोली गांव का एक पति पत्नी रहने वाले 5 लाख रुपए पद संस्था के अंदर, उस शख्स को इतना धक्का लगा, हार्ट अटैक से मर गया। 5 लाख रुपए पद संस्था के अंदर डर ऐसा सताया कि यह पैसा मुझे मिलने वाला नहीं है। उसकी पत्नी के पास इतना पैसा नहीं था कि उसका अंतिम संस्कार कर सके। गांव के लोगों ने पैसा जमा करके, लोक वर्गनी जमा करके उस शख्स के अंतिम संस्कार का जिम्मा उठाया। कौन लड़ेगा इनके लिए? कौन बोलेगा इनके लिए? अरे सियासत, राजनीति अपनी जगह के ऊपर है, चलते रहेगी। लेकिन मेरी उम्मीद यह थी कि क्या इन मुद्दों के ऊपर हम तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ नहीं सकते? लेकिन नहीं, यह मुद्दा जब निकला तो किसी ने कहा की याच्या मागे कशाला चाललं? ते कोणत्या पार्टीचा आहे? कोणी माझी जात काढली की कशाला त्याच्या मागे पडलेले आहे? लेकिन इसके बावजूद भी मैंने उन तमाम लोगों से यह कहा, मैंने जब मोर्चा निकालने का ऐलान किया तो मेरे पास एक संदेश आया कि अगर आपके कोई करीब के लोग हैं तो उनका नाम बता दो, उनका मामला हम सेटल कर देंगे। मैंने कहा कि एक एक गरीब इंसान जिसका पैसा है वो सब मेरे करीब है और सबका पैसा वापस देने की जिम्मेदारी है। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि मुझे उनसे क्या मिलने वाला है? मुझे उनसे क्या मिलने वाला है? कभी ऐसा सोचे आपने? कभी किसी के मन में यह सवाल आया होगा 2019 के अंदर भी कि एमपी का इलेक्शन जीतना कैसे मुमकिन हो सकता है? तो मुमकिन हो सकता है इन बेकसूर, इन गरीब, इन मजलूम लोगों की दुआएं अगर किसी को मिलती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। यही दुआओं के लिए आज हमें काम करने की जरूरत है। इसमें भूल जाओ अपने अपने गांव के अंदर। आज नासिर पटेल साहब शेगांव के विलास बापू को चुनकर लेकर आए हैं, लेकिन उनके ही गांव के अंदर अगर कोई जाति का विवाद हो जाता है, दोनों हाथ में हाथ डालकर सड़क के ऊपर घूमो और कहो कि ऐसी ताकतें जो आज समाजों के बीच में जो जाति धर्म को लेकर आ रही है कि नासिर और विलास दोनों हाथ में हाथ डालकर भाईचारगी का पैगाम देने के लिए रास्ते पे ऊपर होते हैं। कोई नहीं है, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। न सरकार हमारी है, न प्रशासन हमारा है, न पुलिस हमारी है। आप देख रहे हैं हर रोज कैसे जुल्म सितम सहे जा रहे हैं, बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और मैं तो आपको साफ कह रहा हूं, 2024 के अंदर अगर ये हुकूमत दोबारा अगर आ जाती है तो शायद उसके बाद इलेक्शन करवाएंगे भी या नहीं करवाएंगे पता नहीं है। इस मुल्क के अंदर वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान रहेगा या नहीं रहेगा? इस मुल्क के अंदर अकील कुरैशी के सर के ऊपर टोपी रहेगी या नहीं रहेगी? वो दाढ़ी लगा सकेगा या नहीं लगा सकेगा? कई सारे ऐसे सवाल हम लोगों को खुद ढूंढने की जरूरत है। इलेक्शन आएगा तो बहुत पैसा भी आएगा, बहुत पैसा आएगा, क्योंकि अब तो हालात ऐसे हो गए हैं
कि कौन कहां जाने वाला है, कौन किसके साथ इलेक्शन लड़ने वाला है, कौन नहीं लड़ने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता है। आज यहां पर है तो कल वहां पर, रात होए हुए तक किसी और तीसरी जगह के ऊपर। इसलिए मैंने तो मुख्यमंत्री साहब को ये लिखा था कि हमारे 2 आमदार हैं, अगर विरोधी पक्ष नेता अगर सही मानों में किसी को देना है तो हमको दो, हम किसी के साथ नहीं गए। बाकी तो जो है कभी इसके साथ कभी उसके साथ, कभी सरकार से बना लो करके, हम कहीं नहीं गए और इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएंगे। पूरी ताकत के साथ जितने हैं उतने लड़ते रहेंगे उसमें। और ये नहीं सोचना कि आंकड़े क्या मायने रखते हैं करके, क्या कर लेंगे, कितने आएंगे, अरे क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा अगर 1 आध 2 जीत भी गया तो। मैं पार्लियामेंट में जब जाता हूं ना, जिस दिन असद साहब बोलने वाले रहते हैं, भाजपा का कट्टर सांसद क्यों ना हो, भाजपा का कट्टर खासदार क्यों ना हो, धीरे से आके पूछता कितने बजे बोलने वाले हैं। वो दरअसल ये नहीं पूछता कि कितने बजे बोलने वाले हैं, उसका बोलने का मकसद ये रहता है कितने बजे हमारी बजाने वाले हैं। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर भी आधे से ज्यादा तो वो है कि जिनको समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है करके। समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है करके। और देखते पड़ोस वाले ने ताली बजा, अरे बजा दो, अपन ने भी बजा दो। 20 वर्ष अरे एकदा तरी काहीतरी। मैं इसीलिए लोगों से ये कहता हूं, राहुल भाई, मैं लोगों से ये नहीं कहता हूं कि हर इंसान ने मेरे पीछे आना चाहिए या मुझे ही साथ देना चाहिए, लेकिन इस राजनीति को अगर बदलना है तो कहीं ना कहीं हमें यह देखना होगा। और मैं लोगों से खुलकर यह कहता हूं, अगर तुम्हें इम्तियाज जलील पसंद नहीं है तो मुझे वोट मत दो, लेकिन अगर दिल्ली के पार्लियामेंट में किसी को भेजना है तो किसी पढ़े लिखे इंसान को भेजो, चाहे वो किसी भी पार्टी से आता हो, चाहे वो उसकी कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो। जब तक हम अच्छे इंसानों को नहीं भेजेंगे, नहीं तो हो क्या रहा है, काम कुछ करो मत करो, यहां पे आके हिंदू मुस्लिम करो और चलाते रहो अपनी दुकान। यही काम होता आ रहा था। आज कितने मुद्दे हम उठा रहे हैं। मैंने अदालत के अंदर, और मैं समझता हूं या आप लोगों को मैं बताना जरूरी समझता हूं, कहीं ना कहीं आप लोग भी अपने गांव के अंदर, आणि काका ऐका मी काय बोलतो, 3 जनहित याचिका मी आतापर्यंत फाईल केलेली आहे हायकोर्टमध्ये। पहिली जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कसल्या संदर्भात होती की जालना रोडच्या दूध डेअरीची जी जमीन आहे, जागा आहे, जालना रोडचा रेट काय असेल जमिनीचा आपल्यालाही माहित असेल, किती महाग असेल हेही आपल्याला माहित असेल। औरंगाबाद शहराचे जिल्ह्याची सगळ्यात जास्त महाग जमीन कुठे असेल तर ते जालना रोडवर। मग सरकारने काय केलं, भाजपचे एक दिवंगत नेता ज्यांचा मीही खूप आदर करतो, त्यांचा स्मारक तिथे बांधण्यासाठी, उनका स्मारक बनाने के लिए वहां पे सरकारी जमीन दी गई, वहां पे सरकारी पैसा दिया गया। मैंने उसका विरोध किया, जमकर विरोध किया। मैंने कहा कि अगर किसी दिवंगत, किसी बड़े शख्स के मृत्यु के बाद अगर उसे श्रद्धांजलि देना है तो उसके नाम का स्कूल बनाओ या उसके नाम का अस्पताल बनाओ। इतकं लोकांनी मला शिव्या दिलं होतं, तुला कळतं का काय बोलतो।
कोण होतं, तुझी लायकी आहे का, तू कशाला विरोध करतो, तू महाराष्ट्रामध्ये राहून असं कशा बोलू शकतो. उसके बावजूद भी इम्तियाज जलील ठस से मस नहीं हुआ. जब देखा कि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है तो अदालत के अंदर गया. मैंने खुद ने एक PIL फाइल किया हाईकोर्ट के अंदर और अदालत को यह बताया कि मेरे शहर को एक अस्पताल की जरूरत है. अदालत को यह बताया मैंने कि कोरोना के अंदर मरने वाला हर इंसान जो है वो सिर्फ बीमारी की वजह से या उस वायरस की वजह से नहीं मरा. अस्पताल के अंदर बिल्डिंग तो तैयार थी, डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर थे तो मशीनरी नहीं थी, इक्विपमेंट्स नहीं थे, नर्सेस नहीं थे, कहीं बेड्स नहीं थे. अदालत ने उस बात को संजीदगी से लिया. आज कभी जालना रोड से अगर कभी गुजरे तो दूध डेयरी की उस जमीन के ऊपर नजर डालो. वहां पर सिर्फ महज एक PIL की वजह से वहां पर आज 400 बेड के हॉस्पिटल का काम शुरू है. 400 बेड के 400 बेड का हॉस्पिटल. और इम्तियाज जलील उसके बाद सरकार को यह लेटर लिखता है, मुख्यमंत्री को यह लेटर लिखता है कि अब उस अस्पताल का नाम तुम गोपीनाथ मुंडे साहब के नाम के ऊपर रखो. कल हम रहे ना रहे, लेकिन सालों साल जब कोई गरीब आदमी उस अस्पताल के अंदर जाएगा तो उसे यह बात का एहसास रहेगा कि यह अस्पताल यहां पर आया तो हमारे पास एक खासदार हुआ करता था जिसका नाम इम्तियाज जलील है, उसने यह अस्पताल दिया. दूसरा PIL मैंने हाईकोर्ट के अंदर डाला तो जितने अस्पतालों के अंदर वैकेंसीज है, डॉक्टरों की कमी, नर्सेस की कमी, कुंजखेड़ा या करंजखेड़ा कहां का है वो, कुंजखेड़ा. मैं जब कुंजखेड़ा के अंदर एक कार्यक्रम के लिए गया, बड़ी बिल्डिंग तैयार. सरपंच साहब ने बताया कि साहब इतने सालों से बिल्डिंग बनकर पड़ी है, लॉक है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है, अस्पताल के अंदर कुछ भी नहीं है. मैं वकील नहीं हूं, पेशे से वकील नहीं हूं मैं, लेकिन अदालत के अंदर मैंने जब PIL फाइल किया तो मैंने अदालत को यह कहा कि मैं इस PIL के लिए किसी वकील को अपॉइंट नहीं करूंगा, मैं खुद वकील बनकर वहां पर खड़ा रहूंगा. ऐसा आसान नहीं होता है. अगर कोई आम आदमी, कोई पार्टी इन पर्सन यानी कि खुद केस लड़ना चाहता है तो बाज़ाब्ता उसका इंटरव्यू होता है, रजिस्ट्रार साहब के सामने जाना पड़ता है. रजिस्ट्रार साहब आपसे सवाल करते हैं कि आप क्यों किसी वकील को नहीं लगा रहे, आप क्यों खड़े रहकर आप खुद ये केस लड़ना चाह रहे हैं. मैंने उस दिन रजिस्ट्रार साहब को यह कहा था कि जब कोई गरीब पेशेंट मेरे पास आता है और ये कहता है कि घाटी हॉस्पिटल के अंदर मुझे कैंसर बताया गया है, मेरा ऑपरेशन करना है, लेकिन हम घाटी हॉस्पिटल में इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पर डॉक्टर नहीं है, वहां पर कोई ऑपरेशन करने वाला नहीं है, तो जाओ तुम, अगर पैसा है तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाकर अपना इलाज कराओ, और अगर नहीं है तो अपने मरने का इंतजार करो. तो मैंने अदालत से यह कहा कि यह केस मैं खुद लड़ूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह 2021 से लेकर मैं खुद अदालत के अंदर ये केस लड़ता हूं. और आप लोगों को सबको ये फख्र होना चाहिए इस बात का कि जिस दिन इम्तियाज जलील का केस वहां पर हाईकोर्ट के अंदर होता है तो पूरा हॉल भरा हुआ होता है. सुनना चाहते हैं लोग, देखना चाहते हैं ये खासदार जो वकील नहीं है, जिसके पास लॉ की डिग्री नहीं है, वो कैसे लड़ता है अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, गरीबों के लिए कैसा लड़ता है करके. आज मुझे खुशी है कि सिर्फ एक अकेले इस घाटी हॉस्पिटल के लिए नहीं, बल्कि चीफ जस्टिस जो बॉम्बे हाईकोर्ट के पूरे जितने भी हाईकोर्ट्स हैं महाराष्ट्र के, उनके चीफ जस्टिस के सामने जब एक मर्तबा हियरिंग हुई तो उन्होंने पहले समझा कि ऐसे ही खासदार होगा जैसे रहते. पारदे साहब उस दिन कोर्ट में थे तो उन्होंने समझे कि होगा खासदार, लेकिन जब मैंने बोलना शुरू किया तो उस दिन चीफ जस्टिस ने यह कहा
कि आपने जो मुद्दे इसके अंदर उठाए हैं, हम समझते हैं कि सिर्फ ये घाटी एक हॉस्पिटल के ताल्लुक से नहीं है, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर। इसीलिए अब जो भी फैसला होगा वो सिर्फ औरंगाबाद के लिए नहीं होगा, पूरे महाराष्ट्र के लिए। और आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर 10,500 डॉक्टर्स के, प्रोफेसर्स के, एसोसिएट प्रोफेसर्स के जब पोस्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए निकली और उसका नोटिफिकेशन आया, तो उस नोटिफिकेशन के ऊपर लिखा हुआ है कि सैयद इम्तियाज जलील वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र PIL नंबर 47/2021। 10,500 पोस्ट निकले हैं अभी, तो सिर्फ तुम्हारे खानदान की वजह से। और अभी 1 महीना पहले तीसरा एक PIL जो कामगारों के ताल्लुक से है, जिन कामगारों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर लिया जा रहा है, कोई PF नहीं, ठेकेदार अपने मर्जी के हिसाब से पगार देना है देगा, नहीं देना है अगले महीने आ, बहुत ज्यादा मस्ती चढ़ी तो कल से मत आ। यही काम हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर हो रहा है। 1 साल लगातार उसके लिए मैंने पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जानकारी हासिल की है। वो PIL, तीसरा PIL फाइल किया हूं। अगली हियरिंग अगले हफ्ते होने वाली है। पूरे के पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है कि इसका जवाब दो, ये खासदार ने जो जो सवाल उठाया है। तो मेरे भाइयों, मेरा कहने का मकसद यही है कि सियासत के अंदर कब क्या भूचाल आ जाए कोई नहीं कह सकता है। और आजकल भूचाल तो बहुत बार बार आ रहे हैं। सुबह 5 बजे उठ जाते हैं तो पता चलता है कि सरकार बन गई है करके, फिर पता चलता है कि यो यहां से वहां चले गए, वो वहां से यहां चले गए, तो कौन कहां है मुझे खुद नहीं पता है करके। हम पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए थे तो उनके 4 MP अलग है, एक उद्धव साहब के साथ है, कुछ जो है एकनाथ शिंदे साहब के साथ है। तो सेंट्रल हॉल के अंदर जब बैठते तो सब एक साथ बैठते हैं, तो सब आपस में बात कर ले रहे थे कि अपन पुनः कशा निवडून येणार आहे करके। तो 4 एक तरफ वाले थे और एक जो है वो इत्तेफाक से वहां पे चाय पीने के लिए आके बैठा। तो बोला मी तुमच्या सोबत थोड़ी आहे, तुम्हें मला कशाला धरो, तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ी हूँ, बोले मैं अलग हूँ करके। तो ये हालत है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो मेहनत करना है हम लोग मेहनत करते रहेंगे। अभी जो आदर्श का एक मुद्दा हमने उठाया है, वो मुद्दे को इंशाअल्लाह मैं पूरे एंड तक लेकर जाऊंगा। और जहां जहां पर भी ये पद संस्था वाले बड़े बड़े पुडारी जो ये सहकार बैंक चला रहे हैं, पद संस्थाएं चला रहे हैं, ये मानकापे की जो किताब है उसके अंदर उनके प्रेरणा स्थान के अंदर 6 लोगों की तस्वीरें हैं। प्रेरणा स्थान आमचे तो कौन? शरद पवार साहब की फोटो। प्रेरणा स्थान कौन? कराड साहेबांची फोटो, देवेंद्र फडणवीस साहेबांची फोटो, अजितदादांची फोटो, हे प्रेरणा स्थान आहे। मग त्यांचे प्रेरणा स्थान ते असेल तर यांच्या बाबतीत, हे गोरगरिबांच्या बाबतीत कोण बोलणार? तर इम्तियाज जलील बोलणार। और हाँ, अब एक दूसरा मुद्दा जो मैं आप लोगों की मदद से पूरे जिले के अंदर लेकर जाना चाहता हूं, और आप लोगों की पूरी ताकत, पूरी मदद चाहिए, क्योंकि अगर ये काम करने में हम कामयाब हो गए तो इतनी दुआएं मिलेगी हमें, इतना आशीर्वाद मिलेगा लोगों का। हमारे जिले के अंदर कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं, कई सारे, कि जहां पर बच्चे जो पढ़ते हैं वहां पर ऐसी छत नहीं है, ना पंखे हैं, टीन के शेड के नीचे स्कूल चलाए जा रहे हैं, जिला परिषद के स्कूल। करोड़ों रुपए का बजट आ रहा है, कहां जा रहा है पता नहीं है। मैंने पिछले DPDC मीटिंग के अंदर खूब हंगामा किया और मैंने कहा कि मुझे बताओ, एक सर्वे करके मुझे बताओ
कि मेरे जिले के अंदर कितने ऐसे स्कूल्स हैं, कितने ऐसे क्लासरूम्स हैं कि जो टीन के शेड के नीचे बच्चे पढ़ते हैं। तपती धूप के अंदर 40, 42, 44 डिग्री टेम्परेचर जब हो जाता है तो ये बच्चे और बच्चियां उस टीन के शेड के नीचे कैसा पढ़ते हैं, कैसा बैठते हैं घंटों, कभी हमने तस्वर किया है? अभी कुछ दिन पहले मैं गया तो एक नए किस्म का फैन देखा, ऐसा था फैन लटका। मैं बोला चालू करो, तो वो ढूंढ रहा पूरे क्लासरूम में कि बटन कहां है, कहते बटन नहीं। ऐसा था फैन, मेरे पास फोटो है उसकी। मैंने सर्वे करने लगाया, वो आंकड़े आपको बताऊंगा, तो आप लोग भी, मैं खुद शर्मिंदा हूं इस बात से कि जिस जिले के अंदर मेरी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है, तमाम राजनीतिक पार्टियों की, सरकार की जिम्मेदारी है, इन बच्चों का कसूर सिर्फ इतना है कि वो गरीबों के बच्चे हैं, उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो किसानों के बच्चे हैं, वो मजदूरों के बच्चे हैं। तो क्या उन्हें अच्छा पढ़ने का इख्तियार नहीं है? क्या उन्हें अच्छी सुविधा मिलना नहीं चाहिए? मेरे पास ये रिपोर्ट आई है, सिर्फ एक जिले की बात कर रहा हूं, पत्राचा, टीनचा, वर्ग, खोलिया, असलेल्या शाळा, पूरे जिले के अंदर कितने हैं? तो 832, 832, जिसके अंदर औरंगाबाद में 137, कन्नड़ में, कहां है कन्नड़, 135, खुलदाबाद के अंदर 31, गंगापुर, राहुल भाई 124, पैठन 131, फुलंबरी 59, वैजापुर अखिल भाई 147, सिल्लोड 38, सोएगांव 20, 30, 832 ऐसे स्कूल हैं। और क्लासरूम्स कितने हैं जहां पर टीन के शेड है? तो क्लासरूम्स की संख्या है 3,335, 3,335। ये बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? बोलिए। इन्हें भी किसी अच्छे स्कूल के जैसा माहौल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या हम इन्हें दिला सकते हैं? तुम सिर्फ मेरा साथ दो, ये वर्ग खोलिया इम्तियाज जलील बदलना है। मैंने 7 तारीख के दिन जिला नियोजन समिति की बैठक है, मैंने पालक मंत्री को, जिला अधिकारी को पत्र दिया है, 2 रास्ते कम कर दो, दूसरे कामों के ऊपर जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो कम कर दो, लेकिन सबसे ज्यादा प्राथमिकता, सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी को देना है तो इन बच्चों के स्कूलों के ऊपर पैसा खर्च करो। अगर सुने तो ठीक, नहीं सुने तो समीर भाई यलगार की तैयारी करो। जिला परिषद का घेराव करेंगे, जिला परिषद के अंदर इतना हंगामा करेंगे कि बाकी कोई हमें, 1 साल सड़क नहीं बनेगी चलेगा, 1 साल कोई नदी नाला पुल नहीं बनेगा तो चलेगा, 1 साल कोई सभागृह नहीं बनेगा तो चलेगा, लेकिन ये स्कूल के ऊपर पतरे हटाए जाए और वहां पर पक्की दीवारें बनाई जाए, बैठने का अच्छा प्रबंध किया जाए। अगर मेरी बात उन तक पहुंच जाए, शराफत से मान जाओ, इम्तियाज जलील जब टेढ़ा होता है तो बहुत टेढ़ा हो जाता है। तो आप लोगों को भी ये बताया जाएगा, क्योंकि आपके तालुके की जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी है। ये पूरे जितने भी जो स्कूल्स है, जिस गांव के अंदर स्कूल है, मैंने खुद ने बड़े बड़े कंपनीज को लेटर लिखा हूं
कि तुम लो ये जिम्मेदारी, 5 स्कूल की लो, 2 स्कूल की लो, 1 स्कूल की लो, 10 स्कूल की लो। अगर कोई इंडस्ट्री यहां पर वालुज के अंदर काम कर रही है और अपना CSR फंड वो दिल्ली और बंबई में खर्च कर रही है, तो मेरे हिसाब से वो इंडस्ट्री वाले को भी समझा दो अगर यहां की जमीन पे अगर तू पैसा कमा रहा है तो यहीं पे तुझे खर्च करना है CSR फंड। इसलिए ये लड़ाई जारी रहेगी, आप लोग अपनी मेहनत करते रहिएगा। और जैसा मैंने आपको बताया है कि अगर इम्तियाज जलील की किस्मत के अंदर अगर जीत लिखी होगी, अगर मजलिस जो है वो ऐसे दीवानों की जमात है, ये जुनूनियों की जमात है। हमारे जेब में कुछ हो ना हो, अभी तो आमदारों के पास बेहिसाब पैसा आया हुआ है, बेहिसाब पैसा आया हुआ है, जो जा रहा लेके आ रहा वहां से। और सबको ऐसा लग रहा है, सबको ऐसा लग रहा है कि मैं पैसा फेंकूंगा और चुन के आऊंगा। तू पैसा फेंकेगा लेकिन तेरे हाथ में तो इतना गुरूर, इतना घमंड पैसे पे मत कर। अगर 5 साल अगर लोगों के बीच में रहता, उनके सुख दुख में अगर साथ देता, उनके परेशानियों को अपनी परेशानी समझता, तो तुझे पैसा फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग उसे दुआओं से जिताते हैं और इंशाअल्लाह यही तो हमारा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।